अजीब अजीब पर्चा है साहब। इस पर्चे में क्या निकला आपने देखा? अब इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं, दामोदर यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपीएसएस के मेरे साथ मौजूद हैं, और महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी महाराज हमारे साथ जूना अखाड़े के जुड़ गए हैं। हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मौलाना ने कुछ कहा तो मौलाना पर तपाक से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि देखो अभी भी वक्त है, तत्काल धर्म परिवर्तन कर लो, घर वापसी कर लो। और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम घर आकर गीता का पाठ करेंगे। अरे भैया, आपके घर में एक भाई बैठा है जो बुंदेलखंड में, आपके खुद के जिले में छतरपुर में गुंडागर्दी कर रहा है, कट्टा लहरा रहा है, बंदूक लहरा रहा है, कुशवाहा समाज के लोगों को मार रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये मेरे पास पेपर हैं साहब, ये जमीनों के पेपर हैं, और इन जमीनों के पेपर में जो ये सरकार का खसरा खतौंदी है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, भू सर्वेक्षण, भू अभिलेख, ये उनके पेपर हैं। और उनके पेपरों में मैं आपको बता दूं, उनके पेपर में श्री सन्यासी बाबा प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत कौन? शालिग्राम गर्ग। इसके साथ साथ दूसरा पेपर में आपको बता दूं, श्री बागेश्वर जन सेवा समिति अधिकृत कौन? शालिग्राम गर्ग। और इसी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद हैं। आप अपने भाई के नाम पर जो बागेश्वर की समितियां हैं, आपने जितनी भी समितियां बनाई हैं, उनमें आप करोड़ों अरबों की जमीन में भाई का नाम डाल रहे हो, और उन जमीनों में कोई विवाद हो रहा है तो भाई आकर कट्टा चला रहा है, गोली चला रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, और आप कह रहे हैं हम अलग हैं, वो अलग हैं, हमें तो उनसे अलग रखिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अगर वाकई आप ये कह रहे हैं कि उनसे अलग रखिए, तो तत्काल भू राजस्व के जितने भी अभिलेख के पेपर हैं, सबसे पहले तो उनसे आप उनको अलग करवाइए। आप उनको दे दिए कि आज के बाद शालिग्राम गर्ग का इन समितियों से कोई लेना देना नहीं होगा, और मैं सभी समितियों से शालिग्राम गर्ग को आज बेदखल कर रहा हूं, उसके कागजात दीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे तो फर्जी बात कर लिए। आप सोच रहे हैं कि जमीन और संपत्ति बचाने के लिए घर में एक तो गुंडा होना चाहिए। मुझे लगता है दामोदर यादव मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। दामोदर जी, क्या कहेंगे? आपके इलाके की बात है। देखिए मनोज जी, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि अब धीरेन्द्र शास्त्री नारा लगाएंगे कि गुंडागिर्दी भूमाफियागिरी की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन ये नारा वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उनका भाई ही सबसे बड़ा गुंडा है और वो उन्हीं के द्वारा संरक्षित है। मैं ये मानता हूं कि जो भी घटनाक्रम शालिग्राम ने किया, उसके बाद जो भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, इनोवा में बिठाल के ले जाना और सारी सुविधाएं देना, जिस पे कुशवाहा समाज और ओबीसी महासभा के लोगों ने बाद में विरोध भी दर्ज कराया, तो अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई नहीं है या कोई सरोकार उनका उनसे नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट कैसे मिलता उनको, वीआईपी ट्रीटमेंट? पहली चीज। नंबर दूसरी बात यह है कि जब सारी संपत्तियों में सम्मिलित है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है? नंबर तीसरी बात यह है कि जब जब वो ऐसी घटनाक्रम करता है उनका भाई, या इन्हीं के द्वारा कराया जाता है, मेरा ये भी आरोप है, तो उसके बाद ऐसा बयान एक इनका अक्सर आता है, और उसके 10-15 दिन बाद जब उसको जेल से निकाल लेते हैं तो फिर वो इनके साथी दिखाई देता है, इनका हिस्सा बन जाता है। जब ये यात्रा निकालते हैं तो उसमें आगे आगे पीछे पीछे चलता है, व्यवस्था बनने का काम करता है। बहुत सारी रीलें वायरल होती हैं कि छोटे महाराज आ गए, छोटे महाराज आ गए, और धीरेन्द्र शास्त्री से को ये नाटक नौटंकी बंद करना चाहिए। बुंदेलखंड में मैंने पहले भी सवाल खड़ा किया था कि जब वो जात पात की विदाई की बात करते हैं तो आज ये जवाब उनको जरूर देना चाहिए कि एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति, जबकि वो विवाद पांडे जी की जमीन का था इनके साथ, लेकिन वो पांडे जी के साथ अगर कुशवाहा ने दे दिया, मोतीलाल कुशवाहा ने, तो उसको कमजोर को गरीब समझ के उसको दबाने का काम इन्होंने किया, मारपीट की, गोली चलाई। तो ये सब धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा संरक्षित है, और वो जमीन है, मैंने उसका पूरी कहानी निकाली है, उस पर धीरेन्द्र शास्त्री की नजर है। मुझे तो ये भी पता है
कि वो जमीन खरीदने के लिए उस पार्टी को धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वयं बुलाया, एक बार नहीं 4-4 बार समझाया, और जब वो चीजें नहीं बन पाई तो फिर गुंडागिर्दी का सहारा लिया गया, फिर अपने भाई के द्वारा गुंडागिर्दी कराई गई। बहुत मैं चुकी नतीजा चुनाव जी। एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। एच.एस. रावत साहब, मैं बड़ा सम्मान करता हूं साहब धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बड़ी अच्छी कथाएं कहते हैं, लेकिन यहां मुझे उनकी कथनी और करनी में अंतर इसीलिए लगता है क्योंकि वो रास्ता दिखाने का काम करते हैं, लेकिन शालीग्राम से वो गुंडागर्दी भी करा रहे हैं। ये पेपर इसके गवाह हैं। वो कहानी दामोदर यादव बता रहे हैं ऐसी तस्वीर को, क्योंकि आप भी सनातनी हैं, आप भी भगवा पहनते हैं, वो भी सनातनी है, वो भी भगवा पहनते हैं। भगवा पर संकट आ गया है। देखिए मनोज जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की उनको सह है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्योंकि हर आदमी की ग्रह गति और जन्म कुंडली अलग अलग होती है जी। सगे भाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। अगर सुग्रीव और बाली की बात मैं करूं, त्रेता के अंदर तो एक दूसरे के दुश्मन थे। अगर मैं रावण की और विभीषण की बात करूं तो एक ही मां के दोनों भाई थे, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे। अगर मैं दुर्योधन और युधिष्ठिर की बात करूं, एक ही बाप धृतराष्ट्र के दोनों बच्चे थे, लेकिन उसने पांडवों के साथ में जाकर के युद्ध किया, अपने भाई के साथ युद्ध नहीं किया। और अगर मैं यहां इस समय कलयुग की बात करूं तो कलयुग में देखिए प्रमोद महाजन और प्रवीण महाजन दोनों सगे भाई थे, उन्होंने प्रमोद महाजन को मार दिया। और अभी बहुत सारे राज ठाकरे की बात करूं और मैं अगर उद्धव ठाकरे की बात करूं तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मनों की तरह चुनाव लड़े हैं। इसलिए ये कहना कि भैया उनको धीरेन्द्र शास्त्री भड़काते हैं, गोली चलाने के लिए बोलते हैं, कोई भी संत अपने भाई को कभी ये नहीं बोलेगा कि उसकी इतनी छवि हो, इंटरनेशनल छवि हो, और वो उसको खराब कराने के लिए अपने भाई को बोलेगा तुम गोली चला दो। उसके पास कमी क्या है, किस चीज की कमी है? जिसके यहाँ पर प्रधानमंत्री जाकर के अगर उद्घाटन कर रहे हैं वो व्यक्ति ये टुच्चा काम करेगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बदनाम करने वाले तो करते रहेंगे। हर आदमी के अपने स्टार हैं, अपनी जन्म कुंडली है, उनका जो भाई है उस तरह की हरकतें वो करता रहा होगा, बहुत सारे लोग करते हैं, और इसलिए उसके ऊपर अंजाम देना, उसको बदनाम करना मुझे लगता है बिल्कुल मनोज जी ठीक नहीं है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, भगवान राम 4 भाइयों को छोड़ करके भाई भाई की कभी बनती ही नहीं है। स्टारों का खेल होता है ये। आज वो कर रहा है गलत काम, उसकी कर्म वो भोगेगा, लेकिन जहां बात कही है कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिलता है, ये तो होता है। अखिलेश यादव के परिवार के लोग अगर ना भी कोई चुनाव लड़े ना, तो प्रतीक यादव को भी कमांडो मिलते हैं, अपर्णा यादव को भी कमांडो मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को भी कमांडो मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार, उनके भाइयों को तो नहीं मिलते साहब कमांडो। उनकी पत्नी को मिले ना ब्लैक कैट कमांडो, कोई ना ले तो बात अलग है। उनको सबको मिले थे, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं किसी ने, कोई ना ले तो बात अलग है। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती रावत साहब, आपने कहा, आपने रावण और विभीषण का भी जिक्र किया, तो रावण फिर ऐसा तो नहीं कि दोनों में तलखी हो, दोनों में दुश्मनी हो, और फिर भी रावण जो है अपने पुष्पक विमान में बिठाकर राम के यहाँ छोड़ने गया हो? भाई रावण ने तो विभीषण को देश निकाला दे दिया था ना, लंका का निकाला दे दिया। यहां तो मेरे पास पेपर हैं, इन समितियों में लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। ये पेपर मैं भेज दूंगा आपको। तो इन संपत्तियों में जमीनों के मालिक हैं। आपको पता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका मैं सम्मान करता हूं, वो उन्होंने खुद अपनी कथाओं में कहा है कि हमारा परिवार